सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर बीतने के बाद आज एमपी में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। आज प्रदेश में एमपी पीएससी स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस प्री 2020 होने जा रहे हैं, जिसमें कि 3,44,491 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। परीक्षा 2 सत्रों में प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1011 सेंटर्स पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्रदेश भर में 64 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी परीक्षा, क्योंकि दूसरी लहर थोड़ी थमी, जिसके बाद आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। इसके साथ ही आपको बताएं 52 जिलों में 1000 सेंटर्स पे एग्जाम्स होंगे। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है कोरोना काल के बाद में, कैसी तैयारियां चल रही हैं और जो 64 अलग से सेंटर्स बनाए गए हैं कोरोना अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए क्या विशेष तैयारियां हैं? क्या उनको पहले संपर्क करना होगा, पहले पहुंचना होगा? देखिए, यदि किसी को कोरोना के सिम्टम्स हैं तो उसे सेंटर पर जानकारी देनी होगी और वो सेंटर पर जाकर जैसे ही वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है या जो स्टाफ है उससे बातचीत दूर से या चर्चा करेगा तो उसको अलग से बैठने की अनुमति रहेगी। आइसोलेशन, देखिए एक अलग से आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। राजधानी भोपाल की बात करें हम तो 72 सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 ऐसे हैं जहां पर संक्रमित यदि कोई कैंडिडेट है कोरोना से तो वो वहां पर एग्जाम दे सकेगा। और राजधानी भोपाल में 29,000 से ज़्यादा परीक्षा में बैठेंगे। और कोरोना संकट के बीच में देखिए, संकट भले ही कम हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। राजधानी भोपाल में 72 सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना की नो एंट्री को विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी तरीके से कोरोना को दावत ना दी जाए, इसको लेकर अहम इंतजामात किए गए हैं। लोक सेवा आयोग की देखिए ये राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, इंतजामात तमाम किए गए हैं और कोरोना के बीच में ये परीक्षा हो रही है। तो बाहर देखिए थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो कैंडिडेट पहुंचेंगे और सैनिटाइज कराया जाएगा। मास्क अनिवार्य है और बेहद अहम ये है कि जो कैंडिडेट आज एग्जाम देने जा रहे हैं, जानकारी मिल रही थी कि इलेक्ट्रिक आइटम्स नहीं लेकर जा सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि बेल्ट हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं, मोबाइल फोन्स नहीं ले जा सकते। तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि क्या स्टूडेंट्स लेकर नहीं जा सकते हैं? देखिए, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है। पिछले एग्जाम में भी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है जो उन पर प्रतिबंध रहा है और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है अब तक। लेकिन अहम ये है जो कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं ये एमपीपीएससी की, देखिए वो अपने जो एडमिट कार्ड है उस पर फोटो लगाकर जरूर जाएं। यदि वो फोटो लगाकर नहीं जाते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। एक कोई ID प्रूफ लेकर जाए, आधार कार्ड हो सकता है, और ये तमाम जो दस्तावेज हैं लेकर उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। समय से पहले पहुंचे, क्योंकि कोरोना है और कोरोना के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में ये परीक्षा केंद्र पर एंट्री रहेगी। तो समय से पहले पहुंचना होगा और किसी भी तरीके की लापरवाही, जैसे कि एडमिट कार्ड, उससे बचना होगा। और तैयारियां अपनी पहले ही पूरे करके स्टूडेंट्स रखें। अच्छा होगा कि 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। प्रमोद, आप बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर भी है, जहां लंबे वक्त से रुकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा इस साल अक्टूबर या नवंबर में होगी और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर या फिर जनवरी 2022 में होगी। समूह 2 के ग्रामीण उद्यान अधिकारी और समूह 4 के कई पदों के लिए फरवरी 2022 में परीक्षा होगी। समूह 1 और समूह 2 के तहत कई पदों की भर्ती परीक्षा मार्च 2022 में होगी। इसके अलावा प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट, पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, इसके साथ ही प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा इसी साल अक्टूबर में होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पीईबी ने जारी कर दिया है परीक्षा का कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम CISCE की आधिकारिक वेबसाइट
CISE.org पर जारी किए गए हैं। लगातार दूसरे साल CISE बोर्ड ने ICSE और इसके साथ ही ISC के परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किए हैं। ICSE 10वीं के पास प्रतिशत 99.98% रहा है, जबकि ISC 12वीं में पास प्रतिशत 99.76% रहा है। 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों और लड़कों दोनों ने ही 99.98% पास फीसदी हासिल किया है। वहीं 12वीं में लड़कों का पास फीसद 99.86 और लड़कियों का पास फीसद 99.6% रहा है। सभी छात्र अपना रिजल्ट ISC के आधिकारिक वेबसाइट जो कि www.cisc.org या फिर www.results.cisc.org पर जाकर देख सकते हैं। वही उपचुनाव होने का चुनावों की तैयारियों में जुटी MP बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, अन्य लोग भी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में उपचुनाव में प्रत्याशी और प्रभारियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही निगम मंडल के लिस्ट पर अंतिम मोहर भी लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी निकाय चुनाव से पहले ही निगम मंडल में तैनाती करना चाहती है ताकि पदों को फायदा भी मिल सके। कुछ दिन पहले CM आवास पर बैठक हुई, निगम मंडलों की लिस्ट पर फाइनल चर्चा की गई और आज उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर लगातार तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि काफी अहम की मीटिंग मानी जा रही है आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। बीजेपी जो प्रदेश हेडक्वार्टर है उसमें 12 बजे बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे। देखिए, कांग्रेस अपनी तैयारियां आगे बता रही है। लगातार कमलनाथ ने 4 दिन बैठकें की और जो उपचुनाव बाई इलेक्शन सीट के जो प्रभारी हैं वो घोषित कर दिए। अब कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों को जमीनी स्तर पर मजबूत बता रही है। लेकिन अब बीजेपी ने भी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। आज महत्वपूर्ण बैठक है और जो बाई इलेक्शन वाली सीटें हैं, 4 सीटें, एक लोकसभा खंडवा की बात करें, 3 अन्य पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट है, वहां के प्रभारियों पर चर्चा होगी। कौन से वो मजबूत जिताऊ दावेदार हो सकते हैं, उनके नामों पर भी मंथन होगा और क्या तैयारी करना है, किस तरीके से जो बीजेपी की जो सीट है, हम लोकसभा खंडवा की बात करें या फिर रैगांव की बात करें, इनके साथ साथ जो कांग्रेस की 2 सीट रही हैं, जोबट और पृथ्वीपुर, उनको बीजेपी कैसे जीते। बीजेपी आज कार्य योजना बनाएगी और इसके साथ साथ पिछले दिनों जो CM हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, जो नामों पर चर्चा हुई थी, वो लिस्ट भी मुरलीधर राव के सामने प्रदेश का जो बीजेपी का संगठन है और मुख्यमंत्री रख सकते हैं। तो कई नामों पर मोहर भी लग सकती है निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार मीटिंग को लेकर, बैठक को लेकर आगे भी लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाएगा। क्या कुछ खास रहने वाला है? फिलहाल प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जंतर मंतर पर किसान संगठनों द्वारा संसद चलाए जाने पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में संसद एक होती है जिसे जनता चुनती है। किसान संगठनों का आंदोलनरत रहना निरर्थक है। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। किसान नेता राकेश टिकैत के बिना शर्त के बातचीत के बयान पर कहा कि वो प्रस्ताव लेकर आए, हम बातचीत को तैयार हैं। संसद तो एक ही होती है जिसको जनता चुनकर भेजती है, वो संसद है। बाकी जो यूनियंस के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, वह एक तौर से निरर्थक है। हमने कई बार यूनियन के लोगों से कहा है कि उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं श्योपुर में कराहल के बरकवा गांव के पास एक बड़ा हादसा टल गया है। फंते नाले को पार कर रही यात्री बस तेज बहाव में फंस गई और इस दौरान बस में अफरा तफरी भी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोगों ने बस की खिड़की से नाले में छलांग लगा दी, जिसमें 4 लोग तेज बहाव में बह गए।
ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों के साथ नाले में बहे 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं कटनी के ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पार कर रहे हैं। ये तस्वीर उमरिया जिले के बॉर्डर वाले इलाके चंदिया रोड की है, जहां पर कोयले से लदा एक हाइवा नदी में पलट गया। लेकिन इसके बाद वाहा नदी को पार कर रहे हैं। यानी कि बार बार बोला जा रहा है कि ऐसा रिस्क न लें, गाड़ी से नदी पार न करें, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। इसके चलते वो अपनी जान को जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। वहीं आगरमालवा जिले में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है और भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। बता दें, सुसनेर में कंठाल नदी उफान पर है। कंठाल नदी का पानी निचले इलाकों में घरों और दुकानों में भर गया है। कई जगह जल जमाव के हालात बन गए और लोगों को नुकसान भी हुआ है। सुसनेर में 6 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं डिंडौरी में कल रात से शुरू हुई जबरदस्त बारिश के बाद नर्मदा नदी सहित कई नाले उफान पर है। वहीं पर अमरकंटक क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते भी नर्मदा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालात तो ये हो गए कि नर्मदा तट पर बने मंदिर डूब गए हैं और नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। एहतियातन के तौर पर नर्मदा तट में SRF की टीम तैनात कर दी गई है। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी नाले में आई बाढ़ की वजह से कई गांवों का जो संपर्क है मुख्यालय से वो टूट गया। इसके साथ ही जबलपुर अमरकंटक के बीच नर्मदा नदी पर बना पुल डूबने के कगार पर है। अगर बारिश के ऐसे हालात रहते तो डिंडौरी का जबलपुर, मंडला, शहडोल, अनूपपुर सहित छत्तीसगढ़ के पास से भी संपर्क टूट जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम लोग की तरफ से मोटर बोट भी है। तुरंत घटना घटने पर हम हर जगह अपने जवान को मौजूद कर सकते हैं। तो 3 सेक्टर में हमारे जवान यहाँ तैनात है। घाटों में 8-8 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बढ़ते जा रहा है, ये काफ़ी मंदिर तक आ गया है और हर घंटे की न्यूज़ हम अपने नेतृत्व अधिकारी श्री ललित कुमार उद्दे को दे रहे हैं। उनकी नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है। बारिश के समय पहाड़ और झरने जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं। रतलाम के सलाना में केदारेश्वर झरना पहाड़ी ही बारिश में रौद्र रूप धारण कर चुका है। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर झरने के पास जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इस दौरान एक युवक झरने के बहाव के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों के शोर मचाने पर वो वापस लौट आता है। इस दौरान कई लोग पहाड़ से भी फोटो क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पैर फिसलने से बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखिए, ये खतरनाक मंजर है। कई लोगों को ये खूबसूरत लग सकता है और वो पहुंच सकते हैं सेल्फी लेने के लिए, जैसे कि ये लोग। लेकिन आप सावधानियां बरतिए, ऐसे एरिया में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपकी एक सेल्फी आपकी जान पर बन सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो मान नहीं रहे। प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि लोग वहां पर ना पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अनूपपुर में पहली बारिश ने ही जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सड़क पर कहीं पर कीचड़, कहीं पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। अमरकंटक चौक के हालात और भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। अगर इस तरफ आप वाहन लेकर गए तो फंसना तय मानिए। स्थानीयों ने बताया है कि हर साल ऐसा होता है। शिकायतों के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बारिश में किसानों की फसलें भी खराब हो गई हैं। खेतों में लगी फसल पानी में डूब रही है। ऐसे में उन्हें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
भाई सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। सावन के पहले दिन आज सुबह उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पुजारियों ने बाबा महाकाल को जल चढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने बाबा महाकाल का दूध, घी, दही, शक्कर, शहद से पंचामृत अभिषेक करके भांग से विशेष श्रृंगार करके भस्म रमाई है। भस्म आरती के बाद बाबा का चंदन, फलों और वस्त्र से विशेष श्रृंगार किया गया और फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। आपको बताएं कि सावन महीने में हर रोज 7 स्लॉट में 5000 श्रद्धालु प्री बुकिंग के जरिए बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे श्रद्धालु जो कि प्री बुकिंग नहीं करवा सके, उनके लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर 251 सशुल्क रसीद के माध्यम से दर्शन व्यवस्था रखी गई है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर 48 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं सोमवार को दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 7 से 9 बजे तक ही प्री बुकिंग के माध्यम से दर्शन का लाभ ले सकते हैं।